हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं हमारी जो सीरीज़ चल रही है करियर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गाइडेंस। तो उसी में मैं आप लोगों को जो एम फार्मा की अलग अलग ब्रांच होती है उनके क्या क्या स्कोप है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि एम फार्माकोलॉजी की जो ब्रांच है, अगर आप उसमें एम फार्मा करते हैं तो उसमें फर्दर क्या स्कोप है, आपकी जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है। तो यहाँ पर देखिए, एम फार्माकोलॉजी में करने के बाद आपका जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें पहला जो ऑप्शन है वो R&D फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर है। अब R&D के अंदर एक प्री क्लिनिकल डिवीज़न होता है। जैसा आप सभी लोग फार्माकोलॉजी में जब एम फार्मा में रिसर्च कर रहे हैं तो आप लोगों ने रोडेंट्स पर रिसर्च की होगी, तो उस रिसर्च में आपने एनिमल हैंडलिंग की होगी और सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे, ब्लड सैंपल और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स कलेक्ट किए होंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, लाइक एलिसा और सेल कल्चर और सेल लाइन स्टडीज़ की होंगी। तो इसी तरह का वर्क जो है प्री क्लिनिकल डिवीज़न में होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की। तो जितनी भी प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके अंदर प्री क्लिनिकल डिवीज़न काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर होता है। तो वहाँ पर आप लोग जो है रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट से लेकर आगे फर्दर उनमें प्रमोशंस होते जाते हैं। तो रिसर्च एसोसिएट लेवल 1, 2, 3 और फिर ग्रुप लीडर एंड फिर फर्दर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर और फर्दर हायर पोस्ट पर जाते हैं। तो जो प्री क्लिनिकल डिवीज़न है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है एम फार्माकोलॉजी पर्सनस की। वहाँ पर दूसरी ब्रांच वालों को नहीं लिया जाता, मोस्टली ज़्यादातर एम फार्माकोलॉजी वालों को ही प्री क्लिनिकल डिवीज़न में प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका अगर मिनिमम टू मिनिमम स्टार्टिंग माने हम तो 3.5 लाख से आपका पर एनम स्टार्टिंग हो जाता है। ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। अगर इंडियन कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है तो आपका स्टार्टिंग जो है और ज़्यादा सैलरी से भी हो जाएगा। यहाँ मैं मिनिमम टू मिनिमम आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ से तो आपका स्टार्टिंग हो ही जाएगा। तो प्री क्लिनिकल में वर्क करने के बाद अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको प्री क्लिनिकल का वर्क नहीं करना है तो यहाँ पर और ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्लिनिकल ट्रायल्स कराती हैं। तो यहाँ पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का भी सेक्शन होता है। तो क्या होता है, जो कंपनी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल कराती है तो वहाँ पर आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट की पोस्ट पर भी जा सकते हैं। तो जो सेकंड हमारा जो जॉब का ऑप्शन है वो एज ए क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट की पोस्ट है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट की पोस्ट में भी आपको क्या करना होगा, सैंपल कलेक्ट करने होंगे और फिर उनका एनालिसिस वगैरह करना होगा। तो इस तरह का जो क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड वर्क होगा वही आप लोग करेंगे। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट की पोस्ट 2 जगह होती हैं, तो दोनों ही जगह थोड़ा अलग अलग वर्क होता है। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल से रिलेटेड वर्क होगा। उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग होगी, उनसे डाटा कलेक्शन होगा और फिर डाटा का एनालिसिस होगा। तो इस तरह का वर्क आप लोगों को करना होगा। अगर आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में लगते हैं तो वहाँ पर आपको डॉक्टर्स के साथ जो क्लिनिकल ट्रायल हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। और देखिए, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की पोस्ट में क्या होता है बेसिकली, अगर कुछ मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं लाइक अपोलो हो गया या फिर नारायण हृदयालय हो गया या आपका फोर्टिस हॉस्पिटल्स हो गए, मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये काफ़ी बड़ी चेन है। तो इन हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट में अगर आप लगते हैं तो वहाँ पर आप डॉक्टर्स को डोज सिलेक्शन में भी मदद करते हैं। जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती हैं, लेकिन जैसे कि किसी का कार्डियोवास्कुलर फेलियर है या किसी का रीनल फेलियर है, तो उन केसेस के अंदर जब डोज एडजस्टमेंट करना होता है तो वहाँ पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डिवीज़न बताए, इन दोनों ही डिवीज़न में आप फार्मास्यूटिकल कंपनी और CRO दोनों में ही प्लेस हो सकते हैं। CRO जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बिहाफ पर ही काम करते हैं। ये उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क लेते हैं और वैसा ही वर्क करते हैं। तो बस जस्ट कंपनी का चेंज हुआ है, एक CRO हो गया और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई। क्लियर।
तो 2 पोस्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट में भी इसी तरह से रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च साइंटिस्ट और फिर उसके लेवल बढ़ते जाते हैं। यहाँ भी आप मान के चलिए 3 लाख से 4 लाख के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी और फर्दर प्रमोशंस के बाद आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करते हो तो उनके पर्क्स एंड बेनिफिट्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी होते हैं, तो उससे भी आपका सैलरी इंक्रीज होती है। 3rd नंबर पे मैं बात करूंगा, आप लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स में जाने का काफ़ी मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रायल्स कंपनीज कराती हैं उसमें भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और CROs हैं। तो यहाँ पर आप लोग किस पोस्ट पर जा सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट की पोस्ट होती है और क्लिनिकल ट्रायल डाटा मैनेजमेंट की पोस्ट होती है। क्लियर। एंड एक लाइजनिंग ऑफिसर भी होता है, क्लिनिकल ट्रायल लाइजनिंग ऑफिसर। तो इस तरह से काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर होती है। तो क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट और क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट जो है, अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है तो इसमें ट्रैवलिंग काफ़ी होती है, क्योंकि मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स जो होती हैं उसमें अलग अलग सिटीज़ में जाना पड़ता है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ता है और क्लिनिकल ट्रायल्स को मैनेज करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप लोग जो है जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों की सैलरी जो है 4 लाख से स्टार्टिंग हो जाएगी अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आपने ज्वाइन की है तो, और फिर फर्दर हायर सैलरी में आप चले जाएंगे। तो क्लिनिकल ट्रायल का डिवीज़न भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही साथ क्लिनिकल ट्रायल में भी हम फार्माको विजिलेंस को जोड़ सकते हैं। तो फार्माको विजिलेंस भी बहुत ही ल्यूक्रेटिव फील्ड है। फार्माको विजिलेंस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि आपने M.Pharm में फार्माको विजिलेंस और क्लिनिकल ट्रायल दोनों से ही रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आप जब भी कभी इंटरव्यू हो तो उसमें आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने आपके एक सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट कवर किए जा चुके हैं। तो एडिशनल ज़रूरी नहीं कि आप इसमें डिप्लोमा भी लें और सर्टिफिकेट कोर्स करें। हो सकता है कि आप अपनी M.Pharm की डिग्री से ही इससे प्लेस हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इससे प्लेस भी हुए हैं। तो यहाँ पर फार्माको विजिलेंस ऑफिसर में देखिए आप लोगों को IT कंपनी में जॉब करने का मौका मिलेगा और फार्मास्यूटिकल कंपनी तो दे ही रही हैं इसमें जॉब्स, पर जैसे कि TCS है, टेक महिंद्रा है, कॉग्निजेंट है, विप्रो है, HCL टेक है। तो यहाँ पर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट की पोस्ट होती है और फार्माको विजिलेंस ऑफिसर की पोस्ट भी होती है। तो वो सेम ही वर्क होता है उनमें ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट और फार्माको विजिलेंस ऑफिसर की पोस्ट पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग आपकी 5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। बट अगर B.Pharm का बच्चा है, कभी कभी फार्माको विजिलेंस वो भी चला जाता है, तो उसकी स्टार्टिंग 3 लाख के आसपास होती है। और M.Pharm वाले बच्चे की स्टार्टिंग जो है 4.5 to 5 लाख से स्टार्ट हो जाता है पर एनम। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। जिन लोगों का रिसर्च में ज़्यादा एप्टीट्यूड नहीं है, जो लैब में वर्क नहीं करना चाहते, तो वो इस सेगमेंट में मुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स पर ही वर्क करना होता है। जो भी डाटा आपके पास में आता है उसको आप फार्माको विजिलेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू इनपुट करते हैं और उससे रिलेटेड वर्क होता है। तो ये काफ़ी अच्छा फील्ड है और इसमें आपको IT कंपनी में भी जाने का मौका मिल रहा है। और इंडिया में काफ़ी सारी IT कंपनी और मेट्रोज़ में हैं, तो सेम मेट्रो में ही रहकर आप मूव भी कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद अगर आप फार्माको विजिलेंस के ऑफिसर के बाद एक हमारा जो काफ़ी अच्छा सेक्टर है और कम एक्सप्लोर है, कम बच्चे उसको जानते हैं, वो जो सेक्टर है वो है हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटपुट रिसर्च, HEOR। ओके, हेल्थ इकोनॉमिक्स आउटपुट रिसर्च में क्या किया जाता है, बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड हेल्थ की इकोनॉमिक्स है उसकी स्टडी की जाती है और ये फोरकास्टिंग की जाती है। जो फोरकास्टिंग स्टडीज़ होती हैं वो की जाती हैं। तो ये मल्टीनेशनल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे कि फाइजर हो गया, अबट हो गया, नोवार्टिस हो गया, एस्ट्राजेनेशिया हो गया, इस तरह की जो कंपनी हैं, वो कंपनी जो हैं वो क्या करती हैं, या तो KPO जो होते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी, उनको ये वर्क आउटसोर्स कर देती हैं। और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो कंपनीज होती हैं वो फोरकास्टिंग वर्क वाला वर्क करती हैं। तो इसी में HEOR के अंदर आपका जो है हेल्थ इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाएगी। तो यहाँ पर HEOR में भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आपको प्लेस होने के, और इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। 4.5 लाख से आप लोगों की स्टार्टिंग हो जाएगी और हायर सैलरीज पर आप पहुँच जाएंगे। इसमें भी आपको कोई लैब वर्क नहीं करना है, यहाँ पर भी आप लोगों को कंप्यूटर्स पर ही जो है अपना वर्क करना होता है। इसमें और क्या किया जा सकता है, इसी तरह से कुछ KPOs होते हैं, वो
डिजीज़ फोरकास्ट एंड हॉस्पिटल मार्केटिंग फोरकास्ट एंड ड्रग मार्केट फोरकास्ट, इस तरह की भी स्टडीज़ केपीओ में की जाती है। तो केपीओ में काफ़ी अच्छा आप लोगों के पास में चांसेस हैं कि आप लोग वहाँ जाएं। जो बच्चे एमफार्म भी किए हैं बट उनका तो ऐसा लगता है कि कब तक हम रिसर्च ही रिसर्च करते रहेंगे, जिनका रिसर्च एप्टीट्यूड कम है तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं और उनको ज़्यादा लेबोरेटरी वर्क नहीं करना पड़ेगा। और पीजी में भी उनको ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो पीएचडी करे ही करे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि एमफार्म से ही आपका काम चल जाएगा और फिर जब आप उस फील्ड में जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आगे प्रमोशंस लेने के लिए हमें कौन सी एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए। वो सब कुछ आपको आगे जॉब में जाने के बाद ही पता लग जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को कहूँगा कुछ बच्चे जो हैं जिनका रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा है और जिनका रीडिंग और राइटिंग स्किल अच्छा है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो बच्चे जो हैं मेडिकल राइटिंग के फील्ड में जा सकते हैं। देखिए काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि कैक्टस है और काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपको मेडिकल राइटिंग की पोस्ट, मेडिकल एडिटर की पोस्ट पर रखती हैं। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको जो अलग अलग कंट्री से वर्क उनके पास आता है कंपनीज़ के पास, और वो फिर आपको टास्क देती हैं, उसमें आप लोगों को मेडिकल राइटिंग करनी होती है। जैसे कि सपोज़ करिए क्लिनिकल ट्रायल का टास्क आया तो आपको काफ़ी सारी क्लिनिकल ट्रायल पढ़नी पड़ेगी और उससे उसका समराइज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मेडिकल राइटिंग वाला जॉब हो गया जिसको कि आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, तो आप लोगों को उसको पढ़कर और उसको लिखना आता है अपनी लैंग्वेज में। तो जिनकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो वो बच्चे भी इसमें जा सकते हैं। और साथ ही साथ आजकल तो काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश जो है राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाते हैं, तो आप उनकी मदद से भी ये इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेडिकल राइटिंग का भी जॉब काफ़ी अच्छा है। और यहीं पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसी में कुछ लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग भी जो है कैक्टस और इसी तरह की जो मेडिकल राइटिंग, मेडिकल एडिटिंग वाली कंपनीज जो हैं वो देती हैं। तो यहाँ पर आप फ्रीलांसिंग का वर्क भी कर सकते हो। मींस वर्क फ्रॉम होम हो गया वो आपका, वहाँ पर आपको कंपनी में जाना नहीं पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप मेट्रो सिटीज़ में जाएं, आप अपनी सिटीज़ में रहकर भी ये वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग पर मंथ 70,000 रुपीज़ तक भी अर्न कर लेते हैं फ्रीलांसिंग से। और मेडिकल राइटिंग में भी आप एटलीस्ट 40 to 50,000 पर मंथ से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा कुछ लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में भी जैसे आप फार्माकोलॉजी के टीचर बन सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी सारे हैं और फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड में पढ़ाया जाता है। तो फार्माकोलॉजी में आप नॉन मेडिकल कैटेगरी में अगर आपने एमफार्म और पीएचडी की है या सिर्फ एमफार्म भी किया है तो आप प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप डेंटल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेजेस में भी आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास में एमफार्म और पीएचडी डिग्री है तो आप प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में ही पढ़ा सकते हैं। और टीचर्स की सैलरी अच्छी होती है। हर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग सैलरी स्केल होता है, बट गवर्नमेंट में सैलरी आपकी मिनिमम टू मिनिमम सैलरी 65,000 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हर एक कॉलेज में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी, इंडिया में मोर देन 2500 कॉलेजेस हैं, तो इनमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ अवेलेबल रहती है। तो वहाँ पर आप टीचिंग में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और टीचिंग बेसिकली नॉन प्रेशराइज जॉब है। और साथ ही साथ टीचिंग के साथ आप, अगर आप में स्किल है तो टीचिंग के साथ आप फ्रीलांसिंग का वर्क भी कर सकते हैं। तो आपको टीचिंग से भी सैलरी मिल रही है और फ्रीलांसिंग से भी आपको सैलरी मिल रही है। क्योंकि अगर आपका मेडिकल राइटिंग एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप कैक्टस और उसी तरह की कंपनी से फ्रीलांसिंग का वर्क भी ले सकते हैं और आप अपना जो आपको जो इनकम है पर मंथ की वो इंक्रीज हो जाएगी। फर्दर देखिए, काफ़ी सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं, जैसे CSIR की लैब है, तो यहाँ पर फार्माकोलॉजिस्ट की पोस्ट निकलती रहती है। तो आप फार्माकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। और काफ़ी सारे दूसरे ट्रस्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ भी जो रिसर्च वर्क होता है तो उसमें फार्माकोलॉजिस्ट की वैकेंसी होती है। तो यहाँ पर आप लोग एज ए फार्माकोलॉजिस्ट की पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं और उसमें जो स्केल होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑलमोस्ट 65,000 से आप लोगों की स्टार्टिंग हो जाएगी, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो भी उसमें एटलीस्ट आपकी 50,000 पर मंथ से आपकी स्टार्टिंग
हो जाएगी। इसी तरह से फार्माकोलॉजिस्ट की पोस्ट के अलावा टॉक्सिकोलॉजिस्ट की पोस्ट भी होती है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में एम.फार्म की डिग्री देते हैं, जैसे नाइपर में भी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एम.फार्म की डिग्री दी जाती है। तो आप एज ए टॉक्सिकोलॉजिस्ट भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वहाँ टॉक्सिकोलॉजिस्ट की पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी के लिए स्पेशली कुछ अलग से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, तो एडिशनली आप वो कर लेंगे तो आपको टॉक्सिकोलॉजी की जब भी कहीं पोस्ट निकलती तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोलॉजिस्ट की पोस्ट जो है वो दोनों ही CSIR की लैब हो गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आपको अच्छा मौका देती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चा एम.फार्म फार्माकोलॉजी किया हुआ है वो मेडिकल कोडिंग के फील्ड में भी जा सकता है। अब देखिए, मेडिकल कोडिंग का फील्ड भी काफ़ी अच्छा है और इंडिया में काफ़ी सारी इसमें कंपनी वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर मेडिकल कोडिंग में होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिका है, यहाँ पर सभी लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है। तो उनसे मेडिकल कोडिंग में क्या होता है, यहाँ पर कंपनी जो है उनके जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उनकी बिलिंग का प्रोसेस मेडिकल कोडिंग में होता है। जैसे कि आपने फार्माकोविजिलेंस में पढ़ा है एनाटॉमिकल थेरापेटिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें डिजीज़ की कोडिंग दी हुई होती है। तो उसी तरह के कोड आपको यहाँ पर जो उनका बिलिंग प्रोसेस होता है उसमें करना होता है। तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड वर्क है और यहाँ पर आपको भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। आपकी स्टार्टिंग जो है 3 लाख से हो जाएगी। तो मेडिकल कोडिंग फील्ड भी अच्छा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में और बेंगलोर में काफ़ी सारी कंपनी है जो मेडिकल कोडिंग का वर्क करती है। तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं और अपना भाग्य आप आजमा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ लोगों का थोड़ा ऐसा एप्टीट्यूड है कि वो मेडिकल राइटर अच्छे हैं, तो अगर उनका ऐसा एप्टीट्यूड है कि वो मेडिकल राइटर अच्छे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, वो मेडिकल रिपोर्टिंग में भी जा सकते हैं। जैसे कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर वाला सेगमेंट है, मींस मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन वाला जो फील्ड है, उसमें जा सकते हैं अगर किसी का ऐसा एप्टीट्यूड है। क्योंकि जो वेबसाइट्स होती हैं, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं और जो न्यूज़पेपर वाली कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पर भी मेडिकल रिपोर्टर की ज़रूरत होती है। तो उस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको एडिशनली मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा करना होगा और कभी कभी बिना इसके किए भी आप जा सकते हैं। बट अगर आप इसको मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर लेंगे तो फिर आपकी फर्दर उसमें जो प्रमोशंस होने हैं वो अच्छे से होते रहेंगे। तो ये साइंटिफिक रिपोर्टर के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि वो इस लाइन में नहीं, किसी और लाइन में होना चाहते हैं, रिपोर्टिंग की लाइन में होना चाहिए था, मीडिया जिनको अच्छा लगता है, तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ भी सैलरी अच्छी होती है क्योंकि आप न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर वाली कंपनीज़ के साथ एसोसिएट होंगे। लाइक हिंदुस्तान में टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है और काफ़ी सारे लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, सोशल मीडिया है और वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। तो इनके साइंटिफिक रिपोर्टर और मेडिकल रिपोर्टर के तौर पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे स्कोप्स बताए हैं एम.फार्म फार्माकोलॉजी के, जो कि नॉट ओनली इन द फार्मेसी के अलावा पैरामेडिकल और मेडिकल फील्ड के भी ऑप्शंस आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये स्कोप समझ में आए होंगे। अगर किसी को कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो अपनी क्वेरी जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी क्वेरी का रिप्लाई करूं। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई ये यूज़फुल है, तो इस वीडियो को आप सभी बच्चों के साथ शेयर करें। और हाँ, लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय भारत, जय हिंद।